अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा आज का टॉपिक है इट इज़ रेडियो एक्टिविटी। दिस इज़ नॉट लिंक टू केमिकल बॉन्डिंग बट ये है कि आपका आगे पीछे ही ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिलेबस में। सो अगेन दिस इज़ अ स्मॉल टॉपिक दैट वी नीड टू कवर, नॉट विद द परस्पेक्टिव ऑफ लेट्स से 5 मार्क क्वेश्चन, लेकिन ये है कि अगर इसके एमसीक्यूज आ जाए या चले कभी न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर कोई सवाल आ जाए तो आपको आइडिया हो इसका। सो इट्स अ स्मॉल टॉपिक एंड नॉट fortunately not very difficult one. So let's start. सबसे पहले definition, as I always recommend, I've written a number of definitions so you can take whatever that you like. Radioactive decay जो है it is a process, let's see, it is a process by which an unstable atomic nucleus loses energy by radiation. ठीक है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसके अंदर होगा इस मटेरियल के अंदर उसको रेडियो एक्टिव हम लोग बोलते हैं। तो वो स्पॉन्टेनियसली इट इज ऑल्सो अ फिनोमिनन दैट स्पॉन्टेनियसली एमिट्स रेडिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। ठीक है, होती रेडियो एक्टिविटी कब है? व्हेन रेडिएशन इज एमिटेड स्पॉन्टेनियसली एंड दिस इज डन बाय द एटॉमिक न्यूक्लियस दैट इज अनस्टेबल. So unstable जो nucleus होगा, it is going to always want to become stable and it is going to revert up. It is going to revert with stable mode, और उस stable mode में आने के लिए it wants to give up some of its energy or it wants to release some of its energy in order to shift to a stable configuration. ठीक हो गया? So you can take whichever definition you like for radioactivity or you can also take another definition from the internet. It is not compulsory that everything that I'm writing over here इसके अलावा कोई और definition नहीं पड़ी होगी, but मैंने अपनी research के मुताबिक यहाँ पे लिखी है. You can also, you're free to go to the internet, you're free to use other definitions as well. उसके बाद half life जो है, again ये MCQs में आ जाता है. ये time है, it is the time required for a quantity to reduce to half of its initial value. ठीक हो गया? हाफ लाइफ क्या होती है कि एक पर्टिकुलर मटेरियल पर्टिकुलर क्वांटिटी अपनी आधी वैल्यू पे कब पहुंचती है. ठीक है, रिड्यूस कब होती है. ये सिर्फ एमसीक्यू पर्पसेस के लिए आता है. अच्छा, व्हाट यू वांट टू नो अबाउट रेडिएशंस आर कि 3 किस्म की आपकी रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज. ठीक है, इनके डिफरेंसेस के ऊपर सवाल आ जाता है. सो द बेस्ट वे आई वुड सजेस्ट इन योर एग्जाम इज के या तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं अल्फा रेज बुलेट पॉइंट्स, बीटा रेज बुलेट पॉइंट्स, गामा रेज उसकी प्रॉपर्टीज. इफ यू डोंट वांट टू डू दैट यू कैन आल्सो मेक अ टेबल व्हिच आई डिड राइट नाउ. सो मतलब कि जो आपके लिए आपका आंसर देने के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा चीज, दैट यू कैन फर्स्ट 1 2 3 4 करके आप अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज लिखते हैं, अगर और हैं तो और भी लिखिएगा इफ यू नो ऑफ मोर. बीटा रेज की लिखते हैं और फिर गामा रेज की लिखते हैं. दिस इज गोइंग टू मेक इट एस्थेटिकली प्लेजेंट, मेक योर पेपर एस्थेटिकली प्लेजेंट एंड इट ऑल्सो वांट योर एग्जामिनर टू गिव यू मोर मार्क्स. ठीक है, कि जितना अच्छा आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलते हैं. ठीक हो गया. अल्फा रेज का देख लेते हैं. स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दे आर नोन एज अल्फा रेज. ठीक है, दे आर नोन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये बीटा रेज कहलाई जाते हैं. और गामा रेज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है. अच्छा जी, जब डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो अल्फा रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, बीटा रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज. क्योंकि चार्जेस अवेलेबल है इसलिए डिफ्लेक्शन भी हो रही है ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. गामा रेज के ऊपर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता तो दे आर अनडिफ्लेक्टेड बिकॉज वो न्यूट्रल होते हैं. ठीक हो गया. इट्स नहीं कहना तो नहीं चाहिए, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट कंपैरिजन, बट जस्ट थिंक ऑफ गामा रेज एज हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज एज अ न्यूट्रॉन फॉर एग्जांपल. ठीक है, मतलब क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए उसकी डिफ्लेक्शन भी नहीं होती. बट अगेन वेरी डिफरेंट कंपैरिजंस, बेशक आप ना इसको सोचे इस तरह से. अच्छा, अल्फा रेज अगेन दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. बीटा रेज भी आपके डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं. गामा रेज होते हैं वो आपके अनडिफ्लेक्टेड होते हैं बिकॉज दे आर न्यूट्रल. ठीक है, आखिरी चीज अल्फा रेज की लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बीटा रेज की हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है और गामा रेज की सबसे ज्यादा होती है. पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हैज बीन डिटरमिन्ड बाय दिस. ठीक है, तो अल्फा रेज होते हैं आप इसको क्योंकि इनकी लो पेनिट्रेशन पावर थी, इट कैन बी स्टॉप्ड बाय अ पेपर. लो पेनिट्रेटिंग पावर है सो इट कैन बी स्टॉप्ड बाय अ पेपर. बीटा रेज जो है वो एल्यूमिनियम तक जाएगा और गामा रेज जो है उसको लेड आराम से स्टॉप कर देगा. मतलब गामा रेज जो है दे कैन पास थ्रू पेपर, एल्यूमिनियम एंड जस्ट नॉट लेड. ठीक है, फिर 2 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, एक न्यूक्लियर फिजन का है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन का है.
ठीक है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा। अगर आपने इक्वेशंस इनकी नहीं लिखनी तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आप इसकी इक्वेशंस लिखेंगे तो आपको जी मार्क्स मिलेंगे। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड दैट यू वुड बी गुड टू गो। न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है अगेन इसके ऑपोजिट, मोर और लेस जो आप समझ ले कि भाई ऑपोजिट ही काम कर रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक जमान में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि फिजन क्या करता है कि जी जहाँ पे एक एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस तोड़ जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 और स्मॉलर न्यूक्लियाई जो कि उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। वन न्यूक्लियस विल स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। उसके अलावा अक्सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूट्रॉन्स भी ये फिजन प्रोसेस रिलीज करता है, जो कि वो न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियाई को जाके तोड़ते हैं और फिर मजीद और न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और फिर वो मजीद और न्यूक्लियस जो है उनको स्प्लिट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है एक चेन रिएक्शन बन जाता है, ठीक है, व्हिच कैन बी वेरी डेंजरस एज वेल। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो कि स्प्लिट करते हैं एडिशनल एटम्स को, रिजल्टिंग इन अ चेन रिएक्शन जो कि बहुत एनर्जी भी रिलीज करता है। फिजन को स्टार्ट करने के लिए एक न्यूट्रॉन जो होता है वो डायरेक्ट किया जाता है, ये यूरेनियम 235 है इसके ऊपर, ठीक है। आपको एक न्यूट्रॉन चाहिए टू किक स्टार्ट टू इनिशिएट अ फिजन प्रोसेस, ठीक हो गया। उसके बाद जो रिजल्टिंग फिजन प्रोसेस इट रिलीजेस एडिशनल न्यूट्रॉन्स जो कि आगे आपको उसमें भी नजर आएगा इसमें। नाउ दिस इज अ डायग्राम व्हिच शोज कि ये आपका टारगेट न्यूक्लियस है, ठीक है। भूल जाइए यूरेनियम को, बस सोचिए कि ये आपका न्यूक्लियस है जिसको आपने टारगेट करना है फिजन प्रोसेस में, और न्यूट्रॉन जो है ये एक टारगेट करेगा, फिर ये स्प्लिट करेगा इसको 2 और मोर न्यूक्लियाई के अंदर, और साथ ही साथ ये 3 और न्यूट्रॉन्स जो है वो रिलीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे जाके एक और न्यूक्लियस को ऊपर टारगेट करेंगे, सॉरी ये जाके एक और न्यूक्लियस को टारगेट करेगा, ये जाके एक और न्यूक्लियस को टारगेट करेगा। अब ये पूरा चेन रिएक्शन है कि अब ये जब न्यूक्लियस टूटेगा तो ये 3 और न्यूट्रॉन्स को पैदा करेगा, ठीक है, या रिलीज करेगा, और फिर एक चेन रिएक्शन बन जाएगा, ठीक हो गया। फ्यूजन जो होता है उसका उलट समझ लें, ठीक है, जिसपे आप एक सिंगल हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं 2 लाइटर न्यूक्लियाई से। तो 2 न्यूक्लियाई होते हैं विद लो मास नंबर्स और वो कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस दिस 1 सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। 2 स्मॉल एटम्स दे मेक 1 लार्ज एटम और एनर्जी काफी ज्यादा इसमें रिलीज होती है। सो दिस इज द इक्वेशन। इसकी रिलेटिवली आसान इक्वेशन थी फ्यूजन की, सो आई रोट इट डाउन। अगेन इफ यू don't want to write down the equation for this, it is completely fine, okay, that's not a problem. This ends your topic of nuclear fission and nuclear fusion. I would recommend कि एक basic idea तो आपको है nuclear fission और fusion का, but if you want to read up more on it, या आपको मजीद differences जानने हैं fusion और fusion में कि कितनी energy ज्यादा किसमें release हो रही है, तो then you can consult a book general science ability में जहाँ पे ये topic given है। लेकिन for the purpose of this exam this is fine। आप इसकी डेफिनेशन लिखें, आप समझाएं, आप एक डायग्राम बना दें, 2 स्मॉलर न्यूक्लियर जो है दे कंबाइन टू फॉर्म 1 हेवी न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, और ये इक्वेशन आप लिखते हैं, इट वुड बी मोर देन इनफ। एंड सिमिलरली द सेम अप्लाइज टू न्यूक्लियर फिजन। दिस एंड्स योर टॉपिक। थैंक यू सो मच।